नमस्कार दोस्तों। क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेस मटेरियल्स। दोस्तों, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं या केमिकल प्लांट में काम करते हैं या जो हाइड्रोजन सल्फाइड लाइन फैब्रिकेशन में काम किए होंगे उनको जरूरी पता होगा नेस मटेरियल क्या है। नेस मटेरियल आज हम देखेंगे। नेस मटेरियल होता क्या है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है, कौन सा मटेरियल को नेस मटेरियल बोल के आइडेंटिफाई किया जाता है, नेस मटेरियल नॉर्मल मटेरियल से कैसे डिफरेंट है, नेस मटेरियल को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं जहां पर लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसके बाद उसको सर्टिफाई किया जाता है कि एक नेस मटेरियल है बोल के। उसका कॉस्ट नॉर्मल मटेरियल के कंपैरिजन में कितना आता है और एक नेस मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए हमको कौन सा कंज्यूमल का जरूरत पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेस मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, नेस होता क्या है, पहले हम समझते हैं नेस होता क्या है। नेस नेस ऑल्सो नोन एज नेशनल एसोसिएशन ऑफ करोजन इंजीनियर्स। ये एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको बनाया गया था 1943 में, एस्टेब्लिश सिंस 1943 बाय सम अमेरिकन इंजीनियर्स। वो लोग बनाए थे और ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है करोजन रेजिस्टेंस के ऊपर, रिसर्च करता है कि कहाँ कौन सा चीज के लिए करोजन ज्यादा आता है। सपोज इधर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से नॉर्मल पाइप में करोजन क्यों आ रहा था, जिससे पाइप वगैरह ब्लास्ट हो जाता था। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इट इज ए वेरी डेंजरस गैस। अगर वो पाइप को करोजन रेजिस्टेंस से नहीं बचाया गया तो अगर वो ब्लास्ट होता है तो हजारों का जान भी जा सकता है और वो एनवायरमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये सब चीज में काम करता है, रिसर्च करता है टू फाइंड आउट कि वो मटेरियल को हम लोग करोसिव रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग एनवायरमेंट और हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देके उसको बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, एनएस क्या हुआ था, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द एक्शन ऑफ एंटी करोजन एंड इंप्रूव स्किल्स फॉर एंटी करोजन। ये क्या काम करता है, ये एंटी करोजन के ऊपर एक्शन लेता है और स्किल डेवलप करता है एंटी करोजन के ऊपर। इट्स हेडक्वार्टर इन हॉस्टन एंड ऑफिसेस इन कैलिफोर्निया, मालेशिया, चाइना, ब्राजील एंड सऊदी अरब। सऊदी अरब में खोबर में इसका ऑफिस है, मैं देखा हूं इसका ऑफिस। तो एनएस का जो है वो अभी अभी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ये लोग बहुत सारा सर्टिफिकेशन दे रहे हैं करोजन इंस्पेक्टर को। इनका लेवल 1 लेवल 2 का सर्टिफिकेशन रहता है और इंटरनेशनल एग्जाम भी होता है। तो नेस पब्लिशेस मेनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू करोजन कंट्रोल इंक्लूडिंग नेस MRO 175। तो हम लोग आज क्या करेंगे, नेस का बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड से एक स्टैंडर्ड है MRO 175। वो क्या बोलता है, विच प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट फॉर मेटालिक मटेरियल एक्सपोज टू H2S सर्विस। हाइड्रोजन सल्फाइड सर्विस में जो मटेरियल एक्सपोज होते हैं या केमिकल प्लांट या ऑयल एंड गैस प्लांट में, पर्टिकुलरली H2S सर्विस के लिए जो मटेरियल एक्सपोज होते हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, वो मटेरियल में क्या क्या टेस्ट होना चाहिए, जिससे ये मटेरियल जो हाइड्रोजन मटेरियल है इसको वो पाइप को हम लोग ज्यादा दिन तक एंटी करोसिव बना के रख सकते हैं। तो दिस इज H2S सर्विस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एनवायरमेंट। सो इन 2003 MRO 175 is adopted by ISO and known as ISO 15156। सो 2003 में ISO उसको अडॉप्ट किया था। इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फॉर द एनवायरमेंट्स, तो इसलिए उसको ISO वाले अडॉप्ट किए थे और from 2003 it is known as ISO 15156। तो MRO 175 क्या है और इसमें क्या कंटेंट्स है, इसमें क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। MRO 175 और ISO 15156 पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज मटेरियल फॉर यूज इन H2S कंटेनिंग एनवायरमेंट इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। तो क्या कंटेंट करता है, मटेरियल फॉर यूज, कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में वो मटेरियल आता है, तो हम लोग कैसे उसको सिलेक्शन करेंगे कौन सा मटेरियल हमको यूज करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड है MRO 175, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो पार्ट 1 बोलता है जनरल प्रिंसिपल फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रैकिंग रेजिस्टेंस मटेरियल। पार्ट 2 है क्रैकिंग रेजिस्टेंस कार्बन एंड लो एलो स्टील्स एंड यूज ऑफ कास्ट आयरन। पार्ट 3 है क्रैकिंग रेजिस्टेंस फॉर CRS, corrosion resistance alloys and other alloys। So MRO 175 provide common rules, give suggestion and requirement to select qualified steel materials if such suggestions
and requirements are not followed, it could make risk to human health and safety and damage the environment. वो बोलता है MRO 175 ये सब चीज के लिए जो H2S सल्फाइड गैस को एक्सपोज होते हैं, जो मेटेरियल एक्सपोज होते हैं टू H2S गैस, उसके लिए अगर हम लोग ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में देयर मस्ट बी सम कोरोजन प्रॉब्लम. तो कोरोजन प्रॉब्लम होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए वेरी डेंजरस गैस. अगर वो एक्सपोज होता है तो लाखों का जिंदगी भी जा सकता है और हमारा एनवायरमेंट भी खराब हो सकता है. तो लेट अस सी डिटेल अबाउट पार्ट 1. पार्ट 1 में है क्या? पार्ट 1 एड्रेसेस 7 मैकेनिज्म ऑफ क्रैकिंग दैट कैन ऑकर इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एनवायरमेंट कंटेनिंग H2S. जहां पर H2S एक्सपोज होता है ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या क्या क्रैक आ सकते हैं? ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड. और दूसरे गैस का एक्सपोज होगा तो दूसरा तरह का क्रैक आ सकता है. बट MRO 175 बोलता है ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या क्या क्रैक आ सकते हैं? क्या आ सकता है? सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. MRO 103 इसका एक पार्ट है नेस में जिसमें सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है. तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग आ सकता है. और क्या आ सकता है? स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, स्टेप वाइज क्रैकिंग, स्ट्रेस ओरिएंटेड हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग, सॉफ्ट जोन क्रैकिंग, galvanically induced hydrogen stress cracking. So metallic material selected using the above are resistant to cracking to hydrogen sulfide but not necessarily immune to cracking under all service condition. वो वही बता रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में ये सब आने का चांसेस 100% है. ये क्रैक आएगा ही आएगा, मगर बाकी जगह पर आएगा कि नहीं आएगा वो मे भी वेरी कर सकता है. मगर हाइड्रोजन सल्फाइड में आफ्टर रिसर्च दे फाइंड आउट दिस 7 टाइप्स ऑफ क्रैक विल डेफिनेटली कम. So let us see detail on part 2. Part 2 में क्या बोलता है? क्रैकिंग रेजिस्टेंस कार्बन एंड लोअल स्टील्स. तो कार्बन और लोअल स्टील में क्या आ सकता है ना? सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग आ सकता है, स्ट्रेस ओरिएंटेड हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग आ सकता है, सॉफ्ट जोन क्रैकिंग आ सकता है, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग आ सकता है और स्टेप वाइज क्रैकिंग आ सकता है. तो उसी तरह से हम लोग अगर CRA मटेरियल में देखेंगे क्रैकिंग रेजिस्टेंस फॉर करोजन रेजिस्टेंस एलॉयज, तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग, स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग और गाल्वानिकली इंड्यूस्ड हाइड्रोजन क्रैकिंग आ सकता है. तो ये पार्ट 3 में तीनों पार्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है. तो नेस CS पाइप क्या क्या है? आपको कैसे पता चलेगा नेस का CS पाइप क्या है? तो एज पर स्टैंडर्ड MRO 175 carbon steel pipe and fitting material used in petroleum industries usually contains carbon less than 0.8%. ये एक वाइटल पॉइंट है जिसमें कार्बन 0.8% वो लोग यूज करते हैं. ऑल दैट इज नॉर्मली स्पेसिफाइड एज कार्बन स्टील पाइप एज नेस मटेरियल. तो कार्बन एंड लोअल स्टील इंक्लूड्स प्लेट, पाइप fittings that complied with NAS MRO 175 with stated exceptions. Further SSC testing is not required. ओके SSC सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग का जरूरत नहीं पड़ता है. ओके जहां पर स्टेट किया जाता है कि हाँ ये नेस मटेरियल ऑलरेडी है तो दोबारा उसका सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है. द हार्डनेस लिमिट इज सेट टू 22 HRC. इसका हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में क्रैक होने का चांसेस ज्यादा रहता है. आपका जो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग होता है उसका दैट डिपेंड्स अपॉन योर हार्डनेस. और हार्डनेस वैल्यू को इधर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है कि हार्डनेस का लिमिट उधर कंट्रोल करने का. द हार्डनेस लिमिट इज सेट टू 22 HRC यानी इक्विवेलेंट टू 233 Brinell hardness number for most carbon and low oil steels, but a chart was mentioned in MRO 175. MRO 175 एक चार्ट पूरा दिया गया है P1 से लेकर P15 तक उसका हार्डनेस कितना लेवल में रहना चाहिए. सो कार्बन स्टील पाइप्स एज पर नेस MRO 175 क्या क्या होते हैं? API 5L seamless grade B to X 42 to 65 means grade B from 42 to 65. API 5L PSL1 PSL2 आपको PSL1 PSL2 शायद पता होगा. PSL होता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लेवल. तो PSL जो होता है PSL1 के लिए क्या होता है? पाइप डोंट रिक्वायर इम्पैक्ट टेस्ट. पर PSL1 में इम्पैक्ट टेस्ट का जरूरत नहीं होता है. मगर PSL2 क्या होता है? इट इज हायर देन PSL1 not only in inspection standard but also in chemical property and mechanical strength. और क्या होता है? ASTM A53, ASTM A333 grade 1 and 6, ASTM A52 for grade 1 and 2. So for carbon and low oil steels, the limit of content sulfur is less than 0.002%. Phosphorus is less than 0.020% and carbon is less than 0.1%. सो कार्बन और लोअर स्टील के लिए ये लिमिट उधर स्पेसिफाई किया गया है. ये लिमिट में अगर रहेगा
तो इसको नेस वाले सर्टिफाई करेंगे कि दिस इज ए नेस सीएस पाइप। इतना रहने पर भी नहीं होगा, उसके रहने के बाद भी आपको 2 टेस्ट और करने पड़ेंगे। सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग टेस्ट करना पड़ेगा, ओके, वो इंपॉर्टेंट है। वो टेस्ट अगर आप नहीं करोगे तो आप सर्टिफाई नहीं कर पाओगे कि नेस पाइप है बोल के। तो नेस टेस्ट मेथड इधर बता रहा है क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है। फॉर सोर सर्विस टेस्ट पाइप प्लेट फिटिंग्स कॉमनली देयर आर 2 टेस्ट मेथड आर रेफर्ड। तो हम लोग नेस पाइप बोल के कैसे बोलते हैं, हम लोग केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करने के बाद, हार्डनेस ये वैल्यू रखने के बाद भी उसको हम लोग नेस पाइप नहीं बोल सकते। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू अंडरगो 2 टेस्ट, 2 टेस्ट उसमें करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग टेस्ट और सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट होने के बाद ही वो लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ दिस मटेरियल इज नेस कंप्लायंस। So hydrogen induced cracking mandatory test for NES pipe and fitting. But if there is a certificate from the manufacturer that the material is comply of MRO 175, then further test is not required. इधर एक पॉइंट बोल रहा है, अगर जो मैन्युफैक्चर बनाया वो अगर बोलेगा MRO 175 कोड में जो लिखा था, जो केमिकल कंपोजिशन में जो बनाने का था वो मैं बनाया, तो शायद HIC का जरूरत नहीं पड़ सकता है, मगर SSC का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। SSC बोले तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग। SSC is a long time lasting test in which the test material is put in corrosion environment plus with constant pulling force। corrosion environment में इसको रखना पड़ता है और ऊपर में एक constant force भी दिया जाता है। In these 2 factors the material will be under constant corrosion and pulling, thus resulting in a brittle rupture। तो corrosion में भी रहता है, बाद में force भी अप्लाई किया जाता है, बाद में मटेरियल क्या होता है, एक रैप्चर में जाता है, ब्रिटल रैप्चर होता है। तो उसी को ऊपर बेस करता है कि वेदर इट पास द सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग टेस्ट और नॉट। सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग इज द मोस्ट हार्मफुल corrosion टाइप। इफ देयर इज a small crack in the crack developed in the material, then it can make a big disaster। ये क्या हो सकता है, it happens in bridge damage, aeroplane accidents, बॉयलर टैंक एक्सप्लोजन्स, इट हैपेंस। सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग क्या होता है, करोजन भी हो रहा है और ऊपर में फोर्स भी आ रहा है। जैसे ब्रिज का कुछ डैमेज होता है, देयर इज ए फोर्स एंड देयर इज करोजन इज गोइंग ऑन। एरोप्लेन एक्सीडेंट में फोर्स भी आता है और उसमें करोजन भी होता है। बॉयलर टैंक, देयर इज ए फोर्स एंड देयर इज ए करोजन। तो उस टाइम में ये क्या होता है, इसका एक स्मॉल क्रैक भी, छोटा सा क्रैक भी एक बड़ा रूप ले सकता है, जिसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग और हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग मैंडेटरी रहता है कि आप कोई मटेरियल को सर्टिफाई करने के लिए कि ये नेस कंप्लायंस है कि नहीं है। तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग का फैक्टर क्या क्या है, क्यों सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग होता है ना, बिलो आर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग: टेंसाइल स्ट्रेस, टेम्परेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सपोजर टाइम टू एसिड एनवायरनमेंट, क्लोराइड एंड अदर हैलाइड आयंस कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह का कुछ फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस को, सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग होने का चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ता है। कैसे एलिमिनेट करता है, बाय डूइंग ऑल दिस केमिकल कंपोजिशन कंट्रोल, बाय कंट्रोलिंग द हार्डनेस, देन डूइंग द सेवरल टेस्ट to identify whether this material which is manufactured is pass those test। अगर वो मटेरियल जो हम लोग केमिकल कंपोजिशन और हार्डनेस को नजर में रख के बनाए, अगर वो हार्डनेस आपका टेस्ट वगैरह पास करते हैं, सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग और हाइड्रोजन इंड्यूस्ड टेस्ट क्रैकिंग को पास कर जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि ये मटेरियल नेस कंप्लायंस है बोल के। तो मटेरियल का कॉस्ट जनरली क्या आता है, ये मटेरियल का कॉस्ट नॉर्मल मटेरियल से ज्यादा आता है। क्यों आता है ना, इसमें ये सब टेस्ट होता है। आपका जो हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग टेस्ट और SSC टेस्ट ये सब होता है, इसलिए इसका प्राइस जनरली ज्यादा आता है। और वर्किंग कंडीशन क्या है, द स्टैंडर्ड शुड सुइटेबल फॉर डिस्ट्रक्शन बाय SSC इन H2S containing production and equipment in the following condition resulting in equipment cannot work as usual under pressure। एक कहां पर वर्किंग कंडीशन होता है जहां पर नॉर्मली हम लोग वो मटेरियल को अलाउ नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर रहता है उधर कुछ भी चांसेस रहता है कि मे बी समथिंग विल हैपन ऑन दैट प्लेसेस। हम लोग क्या करते हैं, दैट इज मैंडेटरी टू यूज ऑल दिस नेस कंप्लायंस मटेरियल, नहीं तो उधर कुछ भी हो सकता है।
और इसका वेल्डिंग कंज्यूमल क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फिलर मेटल इन अकॉर्डेंस विथ नेस MRO 175 पर कार्बन स्टील विल बी हार्डनेस 250 BHN एट द ओल्ड जोन। 250 BHN से ज्यादा नहीं होना चाहिए और निकल कंटेंट उसका क्या है? शुड बी लेस देन 1%। उसी हिसाब से आप मेटेरियल का जो कंज्यूमेबल है उसको आप उसका MTC चेक करो, उसमें हार्डनेस कितना आ रहा है और निकल का कंपोजिशन, निकल का जो कंटेनमेंट है वो कितना है, वो चेक करके आप अलाउ कर सकते हो कि ये वाला फिलर वायर मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये P1 मटेरियल है, जो नेस मटेरियल है हम लोग उसको P1 कैटेगरी में ही रखेंगे, मगर देयर इज सम डिफरेंट कंपोजिशन चेंजेस एंड देयर इज सम डिफरेंट टेस्ट, एडिशनल टेस्ट इज देयर। तो हम लोग उसको सेम मटेरियल रख के साइड में नेस बोल के लिखते हैं कि वो मटेरियल नेस कंप्लेंस है, और उसी को हम लोग एक स्पेशल इलेक्ट्रोड में मारते हैं, जो इलेक्ट्रोड आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड जैसा है, मगर उसमें हार्डनेस और निकल का कंपोजिशन कंट्रोल रेट में रखा जाता है। नहीं तो क्या होता है, द वर्ल्ड जो हम लोग उनका जो वेल्डिंग जॉइंट होगा उसमें हार्डनेस ज्यादा हो जाएगा। हार्डनेस ज्यादा हो जाएगा तो हार्डनेस एक फैक्टर है सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग को डेवलप करने के लिए। अगर हार्डनेस कंट्रोल में नहीं रहेगा तो सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग होगा और हमारा जॉइंट क्रैक होने का चांसेस है, जिसमें बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा कि नेस मटेरियल क्या होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और नेस मटेरियल में हम लोग क्या क्या कंज्यूमेबल यूज करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं।